नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमेशा की तरह आज भी आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। जब हम गांव की खबरों को याद करते हैं या फिर जो भी घटनाएं होती हैं और अगर हम बाहर रहते हैं और नहीं मिलती है तो हमें बहुत अफसोस होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपके उसी अफसोस को ख़त्म करने के लिए लाए हैं हमेशा की तरह आज भी पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आपको लेकर सीतापुर में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही का जो मामला है वो सामने आया है। मंगलवार की रात पुलिस की हिरासत में से एक वांछित आरोपी भाग गया। इस पूरे मामले को पुलिस ने दबा कर रखा था, लेकिन पुलिस की लापरवाही की पोल उस वक्त खुल गई जब फरार आरोपी का शव थाने से कुछ ही दूरी पर मिला। संदना क्षेत्र के जहानपुर निवासी राजेंद्र को लड़की भगाने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो मंगलवार रात को फरार हो गया था। पुलिस ने मामले को दबाकर आरोपी की तलाश में गश्त बढ़ा दी, लेकिन आरोपी का शव मिलने के बाद से समझा जा सकता है कि पुलिस महकमे में किस कदर हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि एक लड़की को भगाने का आरोप लगा था एक युवक पर। पुलिस ने उसको हिरासत में रखा, लेकिन हिरासत से वो गायब हो गया और जब उसकी लाश मिली तो पुलिस बहुत ही परेशान हो गई। गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि भाई ये आखिर मामला क्या है। लेकिन वाकई अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि उसकी जो लाश मिली है उसके पीछे का कारण क्या है, सच क्या है। और पुलिस के ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसके सामने ये चुनौती है कि वाकई किस तरह से इस केस को हैंडल करें। इसके घर को गए पुलिस तो कहने लगी कि इसको लड़की को वापस लाओ, नहीं तुम्हारा घर खुद जाएगा। तो ये लोग लेके घर का आ गए कई दिन थाने में। यहाँ करे बाद में यहाँ लड़की के घर चली गए, इनका जेल थाने में बंद कर देंगे। थाने 5 दिन बंद रहा, ना चालान करी ना छोड़ी। 9 बजे सब पुलिस वाले हमारे मोहरे पे गए। कल राजेंद्र कहाँ गया, तो हमने कहा साहब अब तो आपके पास था, थाने में था साहब। तो कल उसको ढूंढ कर लाए तय कि हम साहब थाने में मिलाप करने आए, क्योंकि हम भी पता लगाए कि कहाँ है। तो यहाँ कहने लगा कि अगर अपने पति को चाहती हो तो ढूंढ कर लाओ, नहीं घर खुद जाएगा और लड़का जाएगा तो उसी लड़की के पास जाएगा। ये थाना संदना के एक जहानपुर गांव पड़ता है। वहाँ का एक युवक है, 29-30 साल उम्र है, राजेंद्र नाम उसका है। उसके खिलाफ 363-66 का मुकदमा कायम था। आज उसने गांव के बाहर एक आम के पेड़ पे फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर ली है। उस संबंध में पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। तो जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो लापरवाही का मामला है उसको अगर किसी ने ये सामने लाने का काम किया है तो वो पुलिस के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस हिरासत से अगर कोई भागता है तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात है कि उसकी लाश मिली और अब तक मामला जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत ही पेचीदा नजर आता है। और इस मामले में ताज़ा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे शाहनवाज खान से, जो हमारे संवाददाता हैं। शाहनवाज, क्या है पूरा मामला और किस तरह से जो पुलिस के सामने चुनौती आई है, क्योंकि उसने हिरासत में रखा था लेकिन राजेंद्र वहां से गायब हो गया था, बाद में लाश मिली। मैं आपको बता दूं कि ये मामला 17 अगस्त का है। 17 अगस्त को राजेंद्र नाम का युवक है जिसपे लड़की को भगाने का आरोप था जी, उसको पुलिस थाने पर उठा के लाई थी। पिछले 5 दिनों से उसको ना छोड़ रही थी, ना जेल भेज रही थी। उसके परिवार वाले बराबर उसका पुलिस के पास जाते थे कि इसको या तो छोड़िए या तो जेल भेजिए, ताकि मैं अपने इसको देख चुकी ना। वो लोग मिलने दे रहे थे परिवार वालों से, ना खाना खिलाने दे रहे थे, कह रहे थे आओ दूर से बात कर लो चले जाओ। अभी कल ये हुआ, ये शौच के बहाने बाहर आया तो शौच के बहाने से ही भाग गया। थाने से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही इसका शव लटकता मिला है जी। तो कुछ कहीं ना कहीं से ये उनके परिवार वाले पूरी, यानी वो तो ऐसा कह रहे हैं कि लड़की के पक्ष वाले
और पुलिस वालों ने मिलकर इसको लटका दिया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि रात में मामला ज्यादा गंभीर देखते हुए कप्तान जो सीतापुर के राजेश कृष्णा है, उन्होंने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। 4 लोग लड़की पक्ष के हैं और पुलिस वाले हैं 3-4 जो भी हो, अभी उनका नाम क्लियर नहीं किया गया है। जी शाहनवाज, अगर हम बात करें इस पूरे मामले की गंभीरता को लेकर, तो क्या पूरा जो मामला है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। लड़की लड़का एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये इस लड़की को भगा लिया था कुछ दिनों पहले, तो पुलिस लड़की वालों ने इस पर मुकदमा दर्ज किया। 363-66 में इन पर मुकदमा दर्ज हो गया था जी। तब पुलिस उसको बराबर से ढूंढ रही थी, तो हालांकि उसको पकड़ भी लिया था, मगर पुलिस ना उस लड़की वालों पर उतना दबाव लड़की वालों ने बना दिया था कि उस पैसा लेकर उसको छोड़ा ही नहीं जा रहा था, ना उससे बस जो भी अंदर प्लान बन रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 दिन से पुलिस हिरासत में था, उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करें तो क्या किसी भी कैदी को इस तरह से आज़ादी दे दी जाती है कि आप बाहर जाइए, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर नजर रखे? क्या इसमें पुलिस फेल हो गई है? बिल्कुल, यहाँ सीतापुर की पुलिस इस नाकामी के लिए जानी जाती है। अभी पहले महमूदाबाद में इससे पहले एक हादसा हो चुका है। अभी 1 हफ्ता पहले ही लड़की का हिरासत में मौत हुई थी, जो लड़की टॉयलेट में जिसकी लाश मिली थी, और ये अभी 1 हफ्ता नहीं बीता है कि अभी ये मामला हो गया है। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी चूक दिखाई देती है। इसी के चलते यहाँ के जो इंस्पेक्टर है जयशंकर सिंह और 3 कांस्टेबल, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल। अगर हम आखिरी में जानना चाहें कि गांव वालों ने जिस तरह से भीड़ लगाई, पूरा मामला जो है उनको समझ में आया होगा, गांव वालों ने क्या कहा आपसे? सारा आक्रोश पुलिस वालों पर है कि पुलिस वालों की नाकामी की वजह से पहली बात तो वो छूटा कैसे, पुलिस वालों ने उसको छोड़ा, उसके बाद उसको उन्हीं लोगों ने लटकाया है। गांव वालों का पूरा इतना ज्यादा वो जो मजमा लगा है, उन लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है। हमने 2-3 लोगों से बात भी की, तो उन लोगों ने सारी इसमें कमी पुलिस की थी। पुलिस वालों ने लड़की के पक्ष वालों ने पैसा देकर पुलिस वालों को मैनेज करके इसको लटका दिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं से ये जो पूरा मामला है विवादित हो गया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज। तो वाकई प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और लड़के ने जिस तरह से अपने आप को भगा दिया, कहा जा सकता है कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इससे पहले लड़की की भी मौत हो चुकी थी हिरासत में ही, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया। तो कुल जो मामला है, अभी गांव वालों में पुलिस को लेकर काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि गांव का एक लड़का अगर जेल से भागता है और उसकी लाश मिलती है तो समझा जा सकता है कि वाकई पुलिस को लेकर उनके मन में कितनी नाराज़गी होगी। सीतापुर के बाद अब बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल के अंदर मेडिसिन और सर्जिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना फौरी तौर से फायर ब्रिगेड को दे दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आग की जो घटना सामने आई है, और अस्पताल में अगर आग लगती है तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई लापरवाही है। और सुरक्षा में जो चूक की बात होती है, अक्सर कहा जाता है कि वाकई अगर हम सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो कोई भी हादसा हो सकता है। और यही कारण है कि गोरखपुर के अस्पताल में जिस तरह से आग लगी है, काफ़ी सारे विवाद सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। लगातार आग बुझाने का काम करते हुए दिख रहे हैं दमकल कर्मी, क्योंकि सर्जिकल विभाग में, सर्जिकल डिपार्टमेंट में आग लगी थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसका नुकसान हुआ होगा, क्योंकि लगातार वहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ का जो भी सामान रखा होगा उसको कितना नुकसान पहुँचा है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, वाकई जिस तरह से रिपोर्ट आएगी तब अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कितना नुकसान हुआ। अभी तो आपके सामने फायर ब्रिगेड वाले लोग लड़ रहे हैं।
बड़ी मुश्किल से नियंत्रण हो पा रहा है। अभी भी सामान अंदर जो आग लगी हुई है उसको निकाल, घटना क्यों हुई, कैसे आग लगी, ये कह पाना मुश्किल है। ये इस कॉलेज का इमरजेंसी जो हमारी पुरानी है, उस इमरजेंसी के ऊपर ड्यूटी दल पे जो स्टोर होता है, जहाँ दवाएँ भी होती हैं, सर्जिकल भी सामान होते हैं, उस हिस्से में लगा हुआ है। जैसे ही मालूम हुआ, मैं ऑफिस से यहाँ पे आया, तब तक पुलिस फोर्स आ चुकी थी। उसके बाद से फायर ब्रिगेड वाले भी लोग आ गए और काफ़ी हद तक उन्होंने नियंत्रण कर लिया। बाकी चीज़ें वहाँ पे जो अभी भी आग लगी उसको नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। अभी जरूर कुछ न कुछ खामी रही होगी, तब इस तरह की घटना सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सरकारी स्कूलों में सरकारी अधिकारी और नेताओं के बच्चों को पढ़ाने का आदेश दिया गया है। वहीं इस फैसले के बाद से अलग अलग राजनीतिक दलों और जनता की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है, तो कुछ लोगों ने निराशा जताते हुए इस फैसले को फिर से पुनर्विचार करने की मांग की है। अब आपको बता दें कि ज़िला के सरकारी स्कूल की जो तस्वीरें हैं वो किस कदर आपको बताएंगी कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, और अधिकारी के कार्यालय से मात्र 100 कदम की दूरी पर है, जिसे देखकर आप सरकारी स्कूलों की हालत का भी बखूबी जायज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस स्कूल में छत तो है, लेकिन कब वो गिर पड़े इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ना कोई गारंटी है। वहीं पंखे लगे हुए हैं इस स्कूल में, लेकिन 3 साल से यहाँ बिजली का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में गर्मी के मौसम में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे यहाँ पर, इसका अंदाज़ा आप शायद अच्छी तरह से लगा सकते हैं। में अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे और शिक्षकों के बच्चों का पढ़ना अनिवार्य करने का आगामी सत्र से जो निर्देश जारी किया है वह अत्यंत सराहनीय और सम्मानजनक कार्य है। हाई कोर्ट की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। समाचार पत्रों के माध्यम से हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए। तो ये एक निराशाजनक आदेश है, इस पर हाई कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान में ये रखा गया है कि आदमी की मूल भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो आदमी चाहे जहाँ जा सकता है, आ सकता है। एक देश बताया कि सरकारी उसमें पढ़ाया जाए, तो ये है कि ये तो सबका ये है कि चाहे जिस स्कूल में पढ़ावे हिंदुस्तान में, उस पर रोक नहीं होना चाहिए। वो अपने सुविधा के हिसाब से पढ़ाते हैं। एक समय में 3 कमरे में 3 क्लास कैसे देखेगा और 27 विषय 24 विषय कैसे पढ़ाएगा। ये सरकार की नीति ही गलत है। वो ये नहीं चाहती कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा सुधरे, इसलिए मजबूरन लोग प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधा संपन्न हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं। इसके लिए नियम बनाना पड़ेगा कि फुल रूप से प्राइमरी स्कूलों में जो भी संख्या है अध्यापकों की वो संख्या दी जाए, सुविधाएं दी जाएं। तमाम जर्जर अवस्था में है तो ये व्यवस्था तो किया नहीं और ऑर्डर कर दिया कि जो है आप सरकार। गरीब बच्चे या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे तो कभी भी कहीं भी पढ़ लेते हैं किसी भी स्कूल में, लेकिन अगर हम वीआईपी लोगों की बात करते हैं तो अजीब लगता है कि जहाँ पर पंखा है लेकिन बिजली नहीं है, छत है लेकिन कभी भी गिर सकती है। ऐसे में वीआईपी लोग जाएंगे? कल्पना करके देखिए, आपको वाकई समझ में आएगा कि वाकई ये जो फैसला आया है उसको लेकर किस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे एक बहुत ही अच्छी खबर जिसको लेकर आप भी इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि एक बहन को इंतजार है, अपने भाई का राखी आने वाली है। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आगे बढ़ाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा
सैयद-ए जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। लेमन चैनल पे पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए मेरी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हाय, मैं लुक लाइक सचिन तेंदुलकर। 11 न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों के साथ आगे। जौनपुर का एक परिवार पिछले 12 साल से अपने बेटे की घर वापसी का इंतजार कर रहा है। दरअसल देवनाथ का छोटा बेटा श्रीचंद दुबई नौकरी करने गया था, लेकिन बेटा ऐसा गया कि वापस ही नहीं आया। श्रीचंद का पूरा परिवार उसके वापस लौटने की आस लगाए बैठा है। परिवार में श्रीचंद की बेटी अपने पिता की रात दिन राह ताकती नजर आती है। साल 2007 के बाद से श्रीचंद का फोन भी आना बंद हो गया। बस अब श्रीचंद के परिवार की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है। इस परिवार ने अब प्रधानमंत्री मोदी से अपने लाला की वापसी के लिए गुहार लगाई है, ताकि अगर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हो सकता है इस घर में श्रीचंद आ जाए और खुशियों की एक बार फिर से बहार आ जाए। क्योंकि रक्षाबंधन में जब भाई होता है तो बहन की खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन जिस घर में बहन तो है भाई नहीं है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई किस तरह का माहौल होगा। और जाहिर सी बात है, यही 12 साल का जो अंतराल है उसको देखते हुए इस परिवार ने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री से और कहा है कि मोदी अंकल मेरे पापा को वापस ला दो, क्योंकि पापा बहुत दिनों से लौटे नहीं हैं। और बच्चियों की अगर हम बात करें तो बच्चियों का जो मन होता है कितना कोमल होता है, उसका जो मुरझाना है वो समझा जा सकता है कि जब पिता ही नहीं होगा घर में तो बच्चों के मन में खुशी कैसे आएगी। तो परिवार है और इनके पिताजी देवनाथ जी भी फौजी थे और उनका एक बड़ा बेटा हरिश्चंद्र जो हमारे साथ पढ़े भी थे, हमारे मित्र भी थे। उनके पास 6 लड़कियां थी। उनकी दिल्ली में पालम के पास में उनकी मौत हो गई और उनका छोटा भाई श्रीचंद ये दुबई में एक अलजबर कंपनी में नौकरी करने के लिए गए और 2003 में 7 तक तो कभी फ़ोन पानी से उनकी बात हो जाती थी। 2007 तक वो फ़ोन करते थे, लेकिन वो कहते थे तो रोते थे कि
यहाँ से लोग आने नहीं दे रहे हैं। हमारा जब तक तो हमारे पापा थे तब तक पापा दादाजी देखते थे, लेकिन अब पापा तो है नहीं, दादाजी अकेले हैं। तो हम मोदी सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे चाचा को जल्द से जल्द भेज दें। अक्सर वो विदेश जाते हैं, सबकी समस्या दूर करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी यही समस्या दूर कर दीजिए। हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे चाचा को भेज दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और सारा जिम्मेदारी उन्हीं पे जाएगी। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द भेज दीजिए। हम यही चाहते हैं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। कहाँ गए हैं आपके चाचा? हमारे चाचा 2003 में दुबई गए थे, 2007 तक उनसे बात हुई अच्छे से, वो भी बात अच्छे से नहीं करते थे। फिर तब से उनका ना कोई पता है, ना फोन आता है, ना कुछ, कोई भी कुछ पता होता है नहीं उनका। आजकल गरीबी हालत है, अब हमारी कितनी पेंशन है, क्या करूँ इतने परिवार को पीठ मैं तंग आ गया, मैं वो भी काम छोड़ दिया। अब मैं बच्चों के साथ ही पड़ा हूँ, अभी 7-9 लड़कियां हैं, इनका कौन परवरिश करेगा। एक बच्चा 5 साल का है, तो इसका कोई सहारा नहीं। हमारे मरने के बाद उसको सहारा देने वाला कोई नहीं। किसका खोज नहीं करते, अपन जीवन किससे बिताते हो। हमारा खोज कोई नहीं करता। कहाँ गए हैं आपके पति और लोग? हमारे चाचा को जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। यहाँ पे न कोई देखने वाला है, न कोई करने वाला। हम लोग 9 बहनें हैं, 1 भाई, बस, और हमारा कोई सहारा नहीं है। इनकी शादी, पढ़ाई। 12 साल का अरसा गुजर गया, श्रीचंद नहीं लौटा, और यही कारण कि इस परिवार को उम्मीद की किरण सिर्फ मोदी जी में नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और अच्छे दिन आएंगे। यही कारण है कि इन्होंने गुहार लगाई है कि मोदी साहब प्लीज़ आप श्रीचंद को वापस भेज दीजिए, क्योंकि उनकी भतीजी, उनकी बच्चियां या उनके पिता माता या पत्नी की बात करें तो हर कोई यही चाहता है कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं, या फिर उनकी जो सही सलामत की खबर है वो आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे। मैगी के बाद अब बारी है अंकल चिप्स की। जी हाँ, नाप तौल विभाग ने कंपनी पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है, यानी चोरी करने का। इसी के चलते नाप तौल विभाग ने अंकल चिप्स की कंपनी को नोटिस भेज दिया है। वहीं कंपनी की तरफ से अब तक कोई भी जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि जब अंकल चिप्स के पैकेट पर लिखा हुआ वजन से कम वजन ग्राहकों को दिया जा रहा है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग डेट भी पैकेट पर नहीं लिखा गया है। मतलब समझा जा सकता है कितना बड़ा घोटाला है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी गलत दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी खामियां अंकल चिप्स के पैकेट में पाई गई हैं। यही कारण है कि ये विवादों में आ गया है। इसके पहले मैगी का नाम आया था, अब उसी कड़ी में अंकल चिप्स का भी नाम शामिल हो गया है। नहीं पाई गई थी, इसमें रेट है, वेट है, उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये सब घोषणा न होने के कारण इनको नोटिस दी गई। लेटेस्ट नोटिस इनको 4/8/15 को दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा उन नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी कल शाहजनवा में कुरकुरे पैकेट इन्हीं की कंपनी का, पेप्सिको इंडिया की कंपनी का पकड़ा गया, जिसपे भी कोई PCR संबंधी जानकारी नहीं है। आज गोरखपुर में देखा गया लेस पैकेट इनका पकड़ा गया, जिसपे कोई जानकारी PCR से संबंधित जानकारी नहीं है। तो इन सब मामलों में छापामारी की जा रही है। जो भी पैकेट या इस तरह से अमानत पाए जा रहे हैं वो कार्रवाई की जा रही है। टोल फ्री का नंबर है सर, इसका क्या? टोल फ्री नंबर पे बात हुई थी, लेकिन इनका कोई रिस्पांस नहीं आया, इनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। इनको नोटिस दी गई, ईमेल भी भेजा गया, लेकिन इनके द्वारा कोई जवाब देना उचित नहीं समझा गया। आज लास्ट डेट है इसका। भाई मान लीजिए खराब हो गया तो व्यापारी कैसे जानेगा? नहीं तो ये तो सब आपके लिए रखा हुआ है। इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें मुरादाबाद की तो एक अजीब सा मामला सामने आया है। मुरादाबाद थाना के मझोला इलाके में रहने वाली मंजू नामक एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत तरीके से लोग पेश आते थे और उनको धमकाया जाता था, परेशान किया जाता था। यही कारण है कि वो आत्महत्या करना चाहती थी।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवेश है जी। मंजू आपकी कौन है? मेरी लड़की है। क्या बात है? क्या मेरी बात है? लड़की के साथ तेजाब छिड़कने की धमकी आ रही है। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं वो? ना पता, मुझे कोई पता नहीं है। तो आपने कोई शिकायत की है इसकी? मझौला थाना में 3-4 महीना हुआ पंच, तो उसे बराबर कर रही है। मेरी लड़की की कोई सुनवाई नहीं है। 24 घंटे बैठ लो, 24 घंटे जो ऑफिस टाइम है लो अरे मुझसे बोल रहे पता चला है। हाँ, सही बताया गया मुझे कि एक औरत है जिसको जो है किसी ने वक्त गालियाँ दिया था, उसके लिए एप्लीकेशन थाने में दिया गया था और थाने वालों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिसे क्षुब्ध होकर के वो आत्महत्या के लिए दरखास्त चेतावनी दी थी। लेकिन उसका फोर्स लगाया गया तो फोर्स से कहा भी गया ये समस्या समाधान कर दें, यही मैटर सोचते हैं। लेकिन चूँकि अभी तक नहीं किया, मैं अभी बात किया हूँ सिविल लाइन से, चूँकि मझौला पड़ रहा है, मझौला कैसे ही बात। इस तरह की खबरें आती हैं तो मन विचलित हो जाता है, लेकिन जाहिर है ये सच है और सच का जो असर होता है वो इसी तरह से होता है। खैर, आज आपने जो भी खबरें देखी, आपको लगा होगा कि आपके घर के आसपास, अपने गांव के आसपास किस तरह का माहौल है। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आरा जिला का एक ऐसा जवान जिसने तहलका मचा दिया था जिस गाने से, जिसका नाम है पवन सिंह, और लिपस्टिक के बाद उसने अपने आप को स्टार बना लिया। तो चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं इस गाने के साथ। मज़ा लीजिए और पूर्वांचल एक्सप्रेस में आज मुझे यहीं पर विदा दीजिए। राम राम। टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला